हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एजुकेशन एरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं युवराज मेहता। तो यदि आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में जो है एमए करना चाहते हैं और एमए एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रीवियस 6 ईयर के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनकी आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ एक जो है ई बुक जो है मैंने तैयार की है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो राजनीति विज्ञान का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। तो पीवाईक्यूज़ की सहायता से आप ये डिकोड कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आप सभी के लिए एक ई बुक तैयार की है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ-साथ उसकी आंसर की और उसकी एक्सप्लेनेशन और जगह-जगह पर जो है इम्पोर्टेंट नोट्स भी आपको मिल जाएँगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें आपको पिछले 6 वर्षों के एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे, जिसमें आपके पास 2018 से 24 तक जितने भी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे, वो राजनीति विज्ञान एंट्रेंस से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, इनकी आंसर की और एक्सप्लेनेशन जो है आपको इसी ई बुक में मिल जाएगी। इस ई बुक में जो है आपको 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम, 23 का, 22 का, 21 का, 19 का, 18 का, ये 6 एग्ज़ाम जो है आपके पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, ये आपको इनकी आंसर की और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यदि आप ये नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यदि आप सैंपल देखना चाहते हैं तो आप आगे जो है वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जो एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर 2024 में कंडक्ट करवाया गया था। इसके ऊपर हम डिटेल में बातचीत करेंगे, और आज की वीडियो जो है वो पार्ट 1 रहने वाली है, और इसमें हम पहले 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद के क्वेश्चन जो है वो आप पार्ट 2 में देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ए लिखित संविधान, बी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सी दोहरी नागरिकता, डी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि दोहरी नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान में कहीं पर भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें कहीं पर भी जो है दोहरी नागरिकता का वर्णन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है आप भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सबसे पहले राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान करती है? पहली, दूसरी, चौथी, सातवीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। जो चौथी अनुसूची है वो राज्यों में राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन का प्रावधान करती है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर जो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ साइड से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ग्राफ आपके लिए दिया गया है, और ये ग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की कौन-कौन सी अनुसूचियाँ हैं और उस किस चीज़ से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आप सारी अनुसूचियाँ आराम से पढ़ सकते हैं। मौलिक अधिकार और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग ऐसी विशेषताएँ हैं जो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, या फ्रांसीसी संविधान से, जापानी संविधान से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, या भारत के संविधान द्वारा जो भारतीय व्यक्तियों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आप यहाँ नीचे जो है मैप देख सकते हैं, और ये भारत के संविधान के स्रोत जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कौन से संविधान से कौन सी चीज़ ली गई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार विदेशियों को उपलब्ध नहीं है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 19, आर्टिकल 27। तो इसमें से जो है आर्टिकल 19 जो है, वो जो बेसिकली जो है वो सबके लिए मौजूद नहीं होता है, वो सिर्फ़ सिटीज़न के लिए ही अवेलेबल है। और साथ-साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो सिटीज़न के लिए ही अवेलेबल है, वो है आपके आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30। ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ़ सिटीज़न को ही प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त जो है
फंडामेंटल राइट जो सबके लिए उपलब्ध होंगे वो है आपके पास आर्टिकल 14 है, 20 है, 21 है, 21 ए है, 22 है, 23 है, 24, 25, 26, 27 एंड 28। तो ये सब आर्टिकल जो है वो सभी के लिए मौजूद होंगे। लेकिन आर्टिकल 19 जो है 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय सिटीजन को ही प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कोड का चयन कीजिए। राज्य को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित किया गया है। राज्य में एलआईसी और ओएनजीसी जैसे निकाय भी शामिल है। राज्य में पंचायतें भी शामिल है। कोड ऑप्शन ए है केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी यानी कि जो तीनों कथन दिए गए हैं वो आपके सही है। तीनों कथन आपके सही है क्योंकि जो राज्य की परिभाषा है वो आर्टिकल 12 के तहत दी गई है, ये भी सही है। और राज्य में एलआईसी और ओएनजीसी जैसे निकाय भी शामिल है, ये भी सही है। और 73वां संवैधानिक संशोधन जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है। तो ये तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कोड का चयन कीजिए। तो पहला कथन है आपका आर्टिकल 33 संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 34 जो है मार्शल लॉ से संबंधित है। और तीसरा कथन है आपके पास क्यो वेरेंटो का रिट केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन दिए गए आपके पास 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2, क्योंकि आर्टिकल 33 जो है वो संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। ये कोड जो है आपका वो सही है। और आर्टिकल 34 भी मार्शल लॉ से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन जो क्योवेरेंटो रिट है, ये जो रिट है ये केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही नहीं बल्कि ये रिट जो है आपकी उच्च न्यायालय द्वारा भी जारी की जा सकती है। इसलिए जो आपका कथन 3 है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए थे? ब्रिटिश संविधान से, आयरिश संविधान से, जर्मन संविधान से, अमेरिकी संविधान से। तो ये तो गाइज बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। आयरिश संविधान से जो है डीपीएसपी जो है वो लिए गए हैं भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विवरण को पढ़िए और सही कोड का चयन कीजिए। पहला कथन दिया गया है आपके पास 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 4 नए निदेशक सिद्धांत जोड़े गए। अनुच्छेद 39 ए के तहत मुफ्त कानूनी सहायता जोड़ी गई थी। वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो है आर्टिकल 48 ए जोड़ा गया था। कोड दिए गए हैं आपके पास, ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 2, डी है उपरोक्त सभी। तो ये जो है उपरोक्त सभी ऑप्शन डी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन पर हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। जो 42वां संवैधानिक संशोधन है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ये जाना जाता है। और यह एक्ट जो है 11 नवंबर 1976 को जो है पार्लियामेंट में जो है ये पास किया गया था। और इसके द्वारा जो है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जैसे शब्द जो है प्रियम्बल में ऐड किए गए थे, जिसमें आप समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा जो अखंडता जैसे शब्द है ये भारतीय संविधान में ऐड किए गए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो भी आपकी जो है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ही पार्ट 4A में ऐड की गई थी। इसके अतिरिक्त जो है 4 नए नीति निर्देशक सिद्धांत भी जो है ऐड किए गए थे, जिसमें डीपीएसपी जो 4 न्यू ऐड किए गए थे 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, उसमें आर्टिकल 39, 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A। ये जो इसमें भारतीय संविधान में 4 नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो इसमें जो है आर्टिकल 39 जो है वो चिल्ड्रन की हेल्थ और डेवलपमेंट से संबंधित है। और आर्टिकल 39 ए फ्री लीगल एड मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है। और आर्टिकल 43 जो है सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये जो है उद्योगों में जो है वर्कर होते हैं उनकी पार्टिसिपेशन को सिक्योर करने के लिए जो है ये आर्टिकल 43A है। और आर्टिकल 48A जो है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और
फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ आदि को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो ये जो 4 नए जो है डीपीएसपी जो है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ऐड किए गए थे भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 124, आर्टिकल 139, आर्टिकल 123, आर्टिकल 143। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आर्टिकल 143 जो है वो एडवाइजरी से संबंधित है और आर्टिकल 123 जो है आपका देश से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। आर्टिकल 124 और 139 भी आर्टिकल जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से ही संबंधित है। इसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ये आर्टिकल 32 से थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि जो आर्टिकल 32 है वो केवल जो मौलिक अधिकारों के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 139 है उसके तहत जो मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त जो अधिकार होते हैं उनसे संबंधित रिट भी जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई विवाद है, तो इसे हल करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है। आर्टिकल 71 के तहत भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद को हल करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक उदारवाद का समर्थक है? तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जॉन लॉक जो है वो नेगेटिव लिबरलिज्म के समर्थक है। उदारवाद जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और न्यूनतम हस्तक्षेप की ये बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने मानव स्वभाव को अहंकारी, स्वार्थी, प्रतिस्पर्धी बताया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। थॉमस हॉब जो है लेविथान लिखते हैं 1651 में, और उन्होंने 1651 में जो है इस बुक में जो है मानव स्वभाव को अहंकारी, स्वार्थी और प्रतिस्पर्धी बताया है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणाओं के बीच अंतर किसने किया? तो ये क्वेश्चन भी जो है आपको पीवाईक्यूज़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बार जो है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो इज़ा बर्लिन है वो जो है सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणाओं के बीच अंतर प्रस्तुत करते हैं, और उन्होंने यह अंतर 1958 में अपनी प्रसिद्ध निबंध टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में इन दोनों अवधारणाओं का विश्लेषण किया है। क्वेश्चन नंबर 14, संसाधन की समानता एक ऐसा विचार है जो जुड़ा है जॉन रॉल्स से, अमात्य सेन से, बर्नार्ड विलियम से या रोनाल्ड डॉर्किन से? तो रोनाल्ड डॉर्किन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रोनाल्ड डॉर्किन जो है वो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त जो अमात्य सेन है वो क्षमता दृष्टिकोण से संबंधित है, और इनकी एक फेमस बुक भी है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जो 1999 में इन्होंने लिखी थी। रेफरेंस प्रिंसिपल हो गया, वेल ऑफ इग्नोरेंस हो गया, मूल स्थिति हो गई, ये सब जो विचार है ये जॉन रॉल्स से संबंधित है, और बर्नार्ड विलियम जो है नैतिकता और समानता पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी? हेरोल्ड लॉस्की द्वारा, टी.एच. ग्रीन, अर्नेस्ट बार्कर द्वारा, मैकाइवर द्वारा? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोल्ड लॉस्की द्वारा जो है ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विवरण को पढ़िए और सही कोड का चयन कीजिए। आर.एच. टॉनी ने तर्क दिया कि समानता और स्वतंत्रता संगत है। सभी के लिए खुले पर्याप्त अवसर ही सकारात्मक अर्थों में समानता है। लॉस्की के लिए नकारात्मक अर्थ में विशेषाधिकारों की समाप्ति समानता है। इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों कथन जो है आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से ऑन लिबर्टी पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। 1859 में जो है जे.एस. मिल जो है ऑन लिबर्टी लिखते हैं, और इनकी ये बहुत ही फेमस बुक भी है ऑन लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्याय का एंटाइटलमेंट सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट नॉजिक द्वारा, जॉन रॉल्स द्वारा, अमात्य सेन द्वारा, फ्रीडमैन द्वारा? रॉबर्ट नॉजिक द्वारा जो है एंटाइटलमेंट थ्योरी जो है वो दी जाती है। इनकी एक फेमस बुक है अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। 1974 में ये बुक लिखते हैं, और इसमें ही इनका जो है एंटाइटलमेंट थ्योरी जो है वो इसमें ही आपको देखने को मिलती है, जिसमें वो 3 बातों पर विशेष फोकस करते हैं, जिसमें अर्जन में न्याय और स्थानांतरण में न्याय और अन्याय का सुधार कैसे हो, इन सभी पर डिटेल में इसमें बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
कौन सा राजनीतिक सिद्धांतकार पावर ओवर और पावर टू की धारणाओं से जुड़ा है? ए थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, मिशेल फुकोल्ट, जीन जैक्स रूसो। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है ये राइट हो जाएगा। मिशेल फुकाल्ट जो है वो पावर ओवर और पावर टू की धारणाओं से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मूल स्थिति विचार प्रयोग में कौन सा राजनीतिक सिद्धांतकार जुड़ा है? जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, जीन जैक्स रूसो, जॉन रॉल्स। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो राइट आंसर है वो है जॉन रॉल्स। जो ओरिजिनल पोजीशन जो है वो इस विचार से जो है जॉन रॉल्स जुड़े हुए हैं। जॉन रॉल्स जो है जस्टिस की थ्योरी के लिए बहुत प्रचलित है। 1971 में अपनी बुक लिखते हैं ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, और उस बुक में वो जस्टिस एज फेयरनेस की बात करते हैं और वो क्रिटिसाइज़ करते हैं यूटिलिटेरियनिज़्म को, क्योंकि जो बेंथम जो है अधिकतम लोगों के अधिकतम सुखों की बात करते थे, उनकी इस धारणा का जो है ये खंडन करते हैं। और ओरिजिनल पोजीशन की बात करते हैं, साथ-साथ ये वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञान का पर्दा की बात करते हैं। और 2 प्रिंसिपल अपने पेश करते हैं, जिसमें पहले में वो लिबर्टी को प्रेफ़र करते हैं और दूसरे में इक्वालिटी को प्रेफ़र करते हैं। और इनका जो है डिफरेंस प्रिंसिपल जो बहुत ज़्यादा प्रचलित प्रिंसिपल है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो डिफरेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो न्यूनतम लोगों के लिए अधिकतम लाभ की ये बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन-सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 9 जनवरी, बी 10 दिसंबर, सी 8 सितंबर, डी 10 अक्टूबर। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा जो है की गई थी। और 10 दिसंबर 1948 के बाद से लगातार हर वर्ष 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मूल सिद्धांत हैं? सार्वभौमिकता, परस्पर निर्भरता, तर्कसंगतता, अभाज्यता, समानता। कोड आपके पास दिए गए हैं 1, 2 और 5, 1, 3, 4 और 5, 1, 2, 4 और 5 उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल 1, 2, 4 और 5 जो ऑप्शन आपका सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सार्वभौमिकता, परस्पर निर्भरता, अभाज्यता और समानता जो है वो मानव अधिकारों के मूल सिद्धांत है। कोर प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट लॉ के, वो है यूनिवर्सिटी हो गया, इंटरडिपेंस हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, इनेलिबिलिटी हो गया, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, इंडिविजिबिलिटी हो गई, इक्वालिटी एंड इक्विटी हो गई, और प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन कोर प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट लॉ के। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों से सही कथन चुनिए। एक, संयुक्त राष्ट्र चार्टर किसी राज्य के घरेलू मामले में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति देता है। कथन 2 है आपके पास, मानवीय हस्तक्षेप की मंजूरी देने का अधिकार केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास है। कोड आपके पास दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों कथन है ये सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में एजेंडा 21 की घोषणा के संदर्भ में की गई थी। दूसरा कथन आपके पास दिया गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश एनएचआरसी का अध्यक्ष बन सकता है। कथन 3 है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष एनएचआरसी का पदेन सदस्य होता है। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी केवल 3। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है एनएचआरसी की स्थापना की गई थी, और जो एजेंडा 21 है वो पर्यावरण और सतत विकास से संबंधित है। इसलिए जो आपका कथन है कि है वो गलत है, और राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से शब्द वाक्यांश मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के लिए भारत का अद्वितीय योगदान है? रंग, मानव, कार्य की उचित और अनुकूल परिस्थितियां, राजनीतिक राय के आधार पर भेदभाव नहीं।
कोड आपके पास दिए गए हैं केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया की तरफ से जो हंसा मेहता है, उन्होंने जो वर्ड मैन था, उसको ह्यूमन में कन्वर्ट करने के लिए अपना अद्वितीय योगदान दिया। और कलर और पॉलिटिकल ओपिनियन जो है, वो भी इंडिया का ही योगदान रहा है। जिसके अतिरिक्त फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है, वो भी इंडिया का ही योगदान था। और द राइट टू वर्क जो है, ये भी इंडिया का ही कंट्रीब्यूशन रहा है। ह्यूमन राइट के में जो वाक्यांश ऐड किए गए हैं, इसमें भी जो है इंडिया का एक मेजर रोल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। Wake up to reality.